कौन समझे किस हाल में है हम, एक बेवफा के ख्याल में है। आपको भी लव वगैरह हुआ है तब लिखती हैं या फिर बस ऐसे? मोहब्बत किसी से छूटा है, जब ईश्वर को मोहब्बत होगी तो हम तो नर नारी है। टूटा भी है? हाँ ऑब्वियसली टूटा भी है, कटा है कह सकते हैं। मेरे दर्द का एक मर्ज है, उस मर्ज का एक फर्ज है और बहुत रोती है। मम्मी पापा पढ़ने के लिए भेजे थे कि शायर बनने के लिए भेजे? मेरे जख्मों का एक ठिकाना है, मेरा दिल उसका आशियाना है। तुम कहते हो कविता लिख दो, मुझे खून बहाना पड़ता है, मैं फिर भी चाहूंगी उसे गले लगाना। कमबख्त तब मेरा खून। धोखा कौन देता है, लड़का या लड़की? लड़के अगर प्यार निभाने पे आ जाए तो फिर उसकी तरह प्यार लड़कियां कर ही नहीं सकती। दुनिया में कोई भी कितना भी कह दे कि प्यार दोबारा हो सकती, गौर फरमाइएगा। बिल्कुल। अभी हम पटना में मौजूद हैं और आप सभी के सामने एक ऐसी लड़की को लेकर के आए हैं जो अपनी लेखनी से जब ये कलम उठाती हैं तो इतनी बड़ी बड़ी इतना अच्छा कविताएं ये लिख डालती है कि देखने वाले और सुनने वाले दंग रह जाते हैं। इतनी अच्छी और इतनी बेहतरीन ये शायरी लिखती हैं, यानी कहे तो लाइन लिखती हैं और उन जब लाइनों को पिरोया जाता है, जब जोड़ा जाता है तो इतना अच्छा एक शायरी बन जाता है कि आप लोग सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। अभी इनका नाम नेहा शाह है और पटना में रह करके पढ़ाई करती हैं और इनके लाइफ में क्या चलता है और इतना सारा ये जो है कि शायरी लिख कैसे देती हैं, इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। नेहा बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी आपका, और इन सब के अलावा जो आपने मेरे बारे में बताया है तो ये मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे लगता है ये सारी ईश्वर के किए उनका दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू मी, कि उनका सब कुछ दिया हुआ है, तो जिस राह पे मैं चल रही हूँ बस। सबसे पहले हमको कोई एक बेहतरीन सी या फिर कविता या फिर कोई शायरी सुनाइए, फिर उसके बाद से शुरुआत करते हैं। आप कौन सी शायरी सुनना चाहेंगे? मैं बहुत तरीके की शायरी लिखती हूँ। जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद रहा हो, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव रहा हो, जो आपकी लाइफ का। 2 लाइन का मेरा एक शायरी है कि कौन समझे किस हाल में है हम। क्या बात है। कौन समझे किस हाल में है हम, एक बेवफा के ख्याल में है हम। क्या बात है, क्या बात है। तो ये लव मैटर पे है क्या? हाँ, ये प्यार के लिए बहुत सारे लोगों के लिए है जिनका दिल टूटा और वो उस बंदे में, उस लोग में इंटरेस्टेड रह जाते हैं कि नहीं वो मेरा सब कुछ था। जो मोहब्बत किए हैं और उनका मोहब्बत उनके जीवन से बहुत दूर जा चुका है, जिनके वापसी की कोई चांस नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता है, उनके लिए है। तो जी, तो ये बताइए, ये सब जो लाइनें लिखती हैं, ये लाइनें आपको भी लव वगैरह हुआ है तब लिखती हैं या फिर बस ऐसे? ऑब्वियसली मोहब्बत तो हर इंसान को, मोहब्बत किसी से छूटा है, जब ईश्वर को मोहब्बत होगी तो हम तो नर नारी है, मोहब्बत तो होना ही है। तो टूटा भी है? हाँ ऑब्वियसली टूटा भी है, कटा है कह सकते हैं। तो टूटा है, उसके बाद से आप शायरी बन गई? शायर नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कटने से या किसी के ब्रेकअप होने से या किसी के रिश्ते खराब हो जाने से लोग शायर बनते हैं। वो आपका पैशन है, वो अंदर होता है, वो उसको आपको देखना होता है। जैसे मैं जिम्मेदारियों पे लिखती हूँ, जैसे मैं शायरी मोहब्बत पे लिखती हूँ। शायर का मतलब ये नहीं कि आपका दिल टूटा तो आप शायर बन गए, नहीं, ये आपका अंतरात्मा कहता है कि मेरे अंदर क्या है, आप किस तरीके से अपने बातों को लिख सकती हैं या लिख सकते हो, तो उस हिसाब से लोग शायर बनते हैं। तो चलिए, अभी दिल टूटने के बाद से जितनी सारी लाइनें आप लिखी हैं, जो पसंद आया हो, जो चला हो, जो आप अपनी कलम से लिखी हैं, उसको थोड़ा एक एक करके सुनाइए आप। एक मेरा एक शायरी है कि शायरी मतलब एक ख्याल है, जब उसको मैंने अपना राज बताया, जब उसको मैंने अपना राज बताया, पहले उसने सीने से लगाया, फिर ज़माने को बताया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। ये तो वाकई में ये अगर देखा जाए तो गहराई से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ छुपा है इसके। जी जी जी, बहुत कुछ छिपा हुआ है। हमने सुनने में छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है। बहुत। शायर का मतलब यही होता है कि आप अपनी भावनाओं को लोगों से रिलेट करके 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में लोगों के साथ रिलेट कर देते हो। शायर का यही है, मतलब अपनी जिंदगी की कहानी को 4 लाइनों में बयां करना। 4 लाइनों में व्यक्त करना, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप जिस चीज़ को लोगों से रिलेट नहीं कर पाते, लोगों को बता नहीं सकते, उस चीज़ को आप कलम के जरिए पन्नों पे उतारिए और लोगों में बताइए। बहुत अच्छी बात है। गज़ल भी लिखती हैं और कविताएं भी लिखती हैं? अभी तक मैंने जो गज़ल लिखा है वो मैंने कहीं सुनाया नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि वो भी प्रॉपर हुआ है, क्योंकि अभी मैं पिछले 4-5 महीने से इस फील्ड में हूँ। लिख मैं काफ़ी वक्त से रही हूँ, पिछले 2-2.5 साल से, बट अभी इस फील्ड में आई हूँ मैं। अभी जो आप गज़ल लिख रहे हो सुनाने वाला है अभी? नहीं, गज़ल तो नहीं सुनाऊंगी मैं, आपको कुछ शायरी सुनाना चाहूँगी, अगर आप सुनना चाहेंगे तो।
एक मैंने शायरी लिखा है कि फैमिली से रिलेटेबल है कि घर की दहलीज जब से नांग आए हैं हम, घर की दहलीज जब से नांग आए हैं हम, क्या बात है, फिर हर दिन नए ठोकर ही खाए हैं हम। क्या बात है। घर की जिम्मेदारियों का बस्ता थोड़ा भारी था, घर की जिम्मेदारियों का बस्ता थोड़ा भारी था, इसलिए कच्ची उम्र में भी कमाए हैं हम। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन लाइन है ये। अभी जॉब करती हैं? हाँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं पिछले 3 साल से वर्किंग हूँ। पटना में ही रहती हैं? हाँ, पटना में रह रही हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ। इसके अलावा मैं जॉब भी, ब्लॉगिंग भी करती हूँ, प्लस मैं सोशल वर्कर भी हूँ। मुझे लोगों की हेल्प करना काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे लगता है मदद के लिए हमेशा हाँ, लोगों की मदद के लिए तो मेरे सामने कोई गलत नहीं कर सकता। अगर आप मेरे सामने गलत कर रहे हो तब तो फिर आपका कुछ हो जाएगा, ऐसा वाला सीन है। तो आप बेसिकली कहाँ की रहने वाली? बेसिकली मेरा डिस्ट्रिक्ट मुंगेर जिला पड़ता है और मेरा घर पड़ता है जमालपुर से मुंगेर का डिस्टेंस 8 किलोमीटर पड़ता है। तो पटना में अकेली रहती हैं या फैमिली के साथ रहती हैं? अकेली रहती हूँ। अकेली रहती हैं। तो मम्मी पापा पढ़ने के लिए भेजे थे कि शायर बनने के लिए भेजे थे? सबसे बड़ी बात तो मैं अपनी मम्मी पापा का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोका, प्यार करने के लिए भी नहीं, कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। पता है उनको कि बेटी का दिल टूटा है? हाँ, उनको पता है, उनको सारी चीज़। इवन मैं अपनी मम्मा से इतनी फ्रेंडली हूँ, मम्मा मेरी इतनी अच्छी हैं कि अगर मेरे आँख में आंसू आता तो उनको पता चल जाता कि मैं रो रही हूँ। तो वो मुझसे पूछती हैं क्यों रो रही हो, तो बताती हूँ कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ भी। मतलब मम्मी पापा भाई बहन मेरे सारे इतने सपोर्टिव हैं कि मतलब बातों में नहीं बता सकती हूँ मैं। और मैं प्रे करती हूँ कि मम्मी पापा अगर किसी के जीवन में माता पिता हो तो माता पिता हमारे माता पिता की तरह हो, किसी भी चीज़ में रोक टोक नहीं है। और उनकी दुआएं हैं, उनका आशीर्वाद है, जहाँ मैं आज जिस लड़की को लोग जानते नहीं है, गांव से आई हुई लड़की, एक शहर में आई हुई, पढ़ने के लिए आई हुई, जॉब करने के लिए, बेसिकली मैं जॉब करने के लिए आई हुई थी, जॉब करने के लिए आई हुई लड़की आज पटना में ऑलमोस्ट लोग मुझे जान रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं मेरी मम्मी पापा का सपोर्ट है, मेरी मेहनत तो अपनी जगह पे है, लोगों का प्यार है, लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है, तो तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। तो ये चीज़ है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर आपके फैमिली के लोग सपोर्ट करते हैं तो कोई भी चीज़ों के लिए आप हमेशा खड़े रहें। हमेशा हमेशा किसी भी चीज़ के लिए। अभी कुछ और लाइनें सुनाइए, फिर बात करते हैं आपसे। मेरा एक शेर है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मतलब वो शेर अगर कोई सुन लेना तो पता नहीं लोग रिलेट करेंगे या नहीं, लेकिन वो शेर मेरे दिल में, जहन में बसता है। तो उसका सुनाती हूँ कि मेरे दर्द का एक मर्ज है, मेरे दर्द का एक मर्ज है, उस मर्ज का एक फर्ज है। क्या बात है। मेरे दर्द का एक मर्ज है, उस मर्ज का एक फर्ज है, और बहुत रोती है ये आंखें मेरी, बहुत रोती है ये आंखें मेरी, शायद मुझ पर पानी का कर्ज है। क्या बात है, बहुत बेहतरीन लाइन है ये सब जब लाइनें आप लिखती हैं तो क्या दिमाग में, दिल में क्या आता है? मेरे को लगता है जब तक इंसान के अंदर कैसे बताऊं, जैसे कि इंसान अगर बहुत बुरी तरीके से टूटा ना हो तब तक उससे लिखावट नहीं हो सकती है। इंसान अगर उस चीज़ को, अपनी हर एक चीज़ को अगर वो महसूस कर रहा है, वो लिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना कि जब आप तन्हाई में बसर करने लगते हो ना, तो फिर आपका एक ही चीज़ सहारा होता है। वो सहारा क्या है? कलम उठाइए, पन्ने लीजिए, बैठ जाइए, दिल की सारी बातें लिखिए। ऐसे ही मैंने भी डायरी लिखना शुरू किया। डायरी लिखने का शौक़ तो मुझे क्लास 4 से ही था। तो मैं अपने घर पे इतनी छोटी छोटी डायरियाँ लेके 4-5 लिख करके रखी। तो मम्मी पापा पूछते थे तुम्हें डायरी लिखने का क्यों शौक़ है, तो था शौक़, बस शौक़ चीज़ें थी वो। तो आजकल के मम्मी पापा बच्चों से काफ़ी ज़्यादा मतलब सोचते हैं कि बच्ची अगर बाहर जाएगी तो कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, कहीं किसी लड़के के प्यार के चक्कर में ना पड़ जाए। फिर आपके मम्मी पापा आपको कैसे इतना दूर भेज दिए, जबकि मुंगेर बहुत ही एक ऐसा प्रभावित क्षेत्र है जहाँ पे लोग जाने से भी डरते थे पहले के ज़माने में। तो उस क्षेत्र से यहाँ पे कैसे आ गई आप? नॉर्मली मेरी मम्मा पापा ना मुझ पे इतना ज़्यादा भरोसा करते, और मे बी वो भरोसा इसलिए है क्योंकि मैंने उस तरीके से उनके सामने रिप्रेजेंट करा होगा। मैं बचपन से उस तरीके से रही होंगी, तभी वो मुझे इस तरीके से बाहर रहने के लिए भेज दिया अकेले। कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, हाँ बेटा तुम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने एक बार बोला, इवन मम्मी पापा ने कोई सवाल नहीं, मैंने बोला मम्मी मुझे अब यहाँ पे रहने का मन नहीं है, बाहर जाके पढ़ना चाहती हूँ, कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। मम्मी सेड कि नहीं हो पाएगा, कोशिश कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं है, जाओ।
मैं आई यहाँ पे रही आराम से, थोड़ा मुश्किल भी ऐसे दिन भी गुजारे हमने जो नहीं गुजर सकते थे, लेकिन ठीक है, ईश्वर की कृपा थी, माता पिता का आशीर्वाद था, हो गया। तो अभी कुछ और लाइनें जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, पसंद लगा हो? मैं अपनी शेर सुनाऊँ या किन्हीं और की? जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद हो, सब कुछ सुनाइए। आप सुनने के लिए ही तो बैठे हैं ना। एक पापा के लिए शेर है। हाँ, बताइए। मैं अपने पापा को रिलेट करके लिखा है मैंने कि जिंदगी के हादसों से लड़ी हूँ मैं, जिंदगी के हादसों से लड़ी हूँ मैं, तभी तो आज यहाँ खड़ी हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। और कोई बताए जाकर उन्हें, और कोई बताए जाकर उन्हें, अब टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, अब टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, जो लाख दफा टूटकर हो जुड़े, उनकी बेटी हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। कितना समय लगता है एक शायरी लिखने में? मैं सच बताऊँ तो जब मैं लिखने की मूड में आती हूँ तो 10 भी लिख लेती हूँ, 15 भी लिख लेती हूँ, और पिछले मैं 1 महीने से कोशिश कर रही हूँ, फिलहाल तो एक भी नहीं लिख पाया है मैंने। क्यों, ऐसा क्यों? एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम वाम को लेकर, जॉब करना होता है, प्लस सोशल वर्कर, घर भी देखना, खुद भी रहना, पढ़ना भी, कॉलेज भी जाना, तो थोड़ा सा अभी नहीं लिख पा रही हूँ। बट मैंने जितना लिखा है वो अभी मैं 4 महीने भी सुनाऊँ तो कम है। तो अभी तो कुछ और हमको सुनाइए। अभी सुने ही क्या है, सुनाते रहिए। तो कुछ सुनाइए। जिम्मेदारियों पे कुछ लिखी है तो उसको सुनाइए। हाँ, जिम्मेदारियों पे मैंने एक लिखा है, बट वो मुझे याद नहीं है, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। अगर तो कोई बात नहीं, आप देख भी सकती हैं, बाकी जो याद आ रहा है उसको सुनाते रहिए आप। चलिए मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ। कोई बात नहीं। देखिए, अक्सर होता है क्या कि हाँ, मैं काफी ज्यादा लिख चुकी हूँ तो थोड़ा सा हो जाता है ना कि भूल जाता है, मुझे याद नहीं रह जाता है। कौन सा बोलना है, जी, तो एक शेर है कि जिम्मेदारी का सुनाऊं। जी। मेरे जख्मों का एक ठिकाना है, मेरे जख्मों का एक ठिकाना है, मेरा दिल उसका आशियाना है। क्या बात है। मेरे जख्मों का एक ठिकाना है, मेरा दिल उसका आशियाना है, और मेरे चेहरे पे मुस्कुराना है। क्या बात है। मेरे चेहरे पे मुस्कुराना है, मेरे अंदर एक ज़माना है। क्या बात है, क्या बात है, सच बात है। देखिए, लाइनें छोटी होती है, लेकिन लाइनों के अंदर जो बातें छुपी होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। अगर ध्यान से उन लाइनों को सुनेंगे, समझना पड़ेगा आपको, उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि एक शब्द आपने, मैं अपनी एक बात बताना चाहूँगी। मेरा एक ना सॉन्ग है जो बहुत मेरे दिल के बहुत करीब, मतलब वो गाने सुनना मेरे दिल को बहुत शांति मिलती है, मतलब सुकून। गज़लें पसंद है, बट वो गाने का एक अलग ही जोन है। तो वो गाना है कि तुम कहते हो कविता लिख दो, तुम कहते हो कविता लिख दो, मुझे खून बहाना पड़ता है, अश्कों की धारा से एक शब्द बनाना पड़ता है। क्या बात है। तो वो गाने मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत अच्छा है। तो ये जो है कि आप पटना में रह करके जॉब करती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पढ़ाई करती हैं, ये सब कैसे मैनेज हो जाता है? सब मैनेज हो जाता है। अगर इंसान को बुलंदी के ऊपर जाना है, इंसान को पता है कि मेरा डेस्टिनेशन वो है, और मुझे पता है कि मेरे रास्ते में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत कठिनाइयाँ हैं, मतलब इतने कि हम सोच भी नहीं सकते, कोई नॉर्मल इंसान नहीं सोच सकता है। और ख़ासकर एक लड़की के लिए, ठीक है, हमारा ज़माना बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है, बट कहीं ना कहीं आप उस पर्सपेक्टिव से देखो तो अभी भी हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। मानते हो आप इस चीज़ को? तो वही चीज़ है कि अगर आपको है कि आपको उस, मतलब आपको अपनी मंजिल से प्यार है ना, यू कैन डू एनीथिंग। आपको अपनी मंजिल से बस प्यार होना चाहिए। आप बहुत ही श्रद्धा से कीजिए, बहुत ही मेहनत कीजिए, और हो जाता है, मिल जाता है। तो मैं भी मैनेज कर लेती हूँ। है मम्मी पापा का आशीर्वाद, जैसे कि मैं बता रही हूँ हमेशा, उनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी नहीं मुमकिन है, कुछ भी नहीं। और उन सब के अलावा मेरे ईश्वर हैं, जो मुझे ये चीज़, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी होता है यार सारी चीज़ें छोड़ देनी है, लेकिन नहीं, स्टिल कि हाँ मेरा डेस्टिनेशन वो है, मेरे को चाहिए वो चीज़ तो चाहिए। अगर यहाँ पे वो चीज़ है ना आपके, तो फिर आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फिर आप भी जब लव की होंगी, प्यार की होंगी, तो आप भी सोची होगी ना, तो फिर ये क्यों टूट के होंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। वो नॉर्मल, लाइक ही वॉज डेटिंग डबल डेट, तो मैंने अच्छा, वो एक होता है ना कि एक नॉर्मल सी शेर सुनाती हूँ मैं कि जब कभी उसे मेरी मोहब्बत का एहसास होगा, क्या बात है, जब कभी उसे
मेरी मोहब्बत का एहसास होगा, उस वक्त वो मेरे पास नहीं होगा। क्या बात है। मैं फिर भी चाहूंगी उसे गले लगाना, मैं फिर भी चाहूंगी उसे गले लगाना, कमबख्त तब मेरा खुद का एक परिवार होगा। क्या बात है, क्या बात है। देखिए कितनी बेहतरीन लाइनें हैं ये। आप लोगों को शायद ये लाइन अंदर तक नहीं होगी, लेकिन मैं उनकी बातों को समझ गया कि तब मेरा परिवार मेरे पास होगा। तो फिर मैं चाह करके भी उनके पास नहीं जा सकती हूँ ना, बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं उसके पास चली जाऊंगी तो एक तो मैं अपने प्यार की मतलब वो इज्जत नहीं करना, एंड सेकेंड थिंग वो लड़का पहले ही मुझे चीट कर चुका है। मेरा ये मानना है कि लड़कियां क्या करती हैं ना आज के टाइम में, जैसे कि उनका बॉयफ्रेंड ने उनको धोखा दे दिया या उनकी मोहब्बत ने उनसे पीछा छुड़वा लिया, कुछ भी ऐसा, तो अगर वो रिटर्न आते हैं ना तो उसके लिए एक प्यार रहता है। बट ये प्यार क्या होता है? मुझे नहीं लगता है कि उस वक्त तक आपके सीने में उस लड़के के लिए प्यार रहती होगी। मेरे साथ जो रियलिटी है वो बता रही है, और यही फैक्ट भी है। उस वक्त तो वो प्यार नहीं रहता। हाँ, एक रहता है कि हाँ मैंने कुछ समय अपनी ज़िंदगी के इस लड़के के साथ गुजारे हैं, मोहब्बत है। बट अगर आपको अपनी आत्मसम्मान बहुत प्यारी है, अगर आप स्वाभिमानी हैं, आपको पता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, तो फिर आप ये कदम कभी नहीं उठाएंगे। नेहा आपसे कुछ बातें पूछनी है, आप हमको उसका जवाब दीजिएगा और सच्चाई दीजिएगा। धोखा कौन देता है, लड़का या लड़की? सच्चाई बताइए। देखिए, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि लड़का धोखा देता है, मैं ये भी बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि लड़की धोखा देती, क्योंकि मैंने धोखा नहीं दिया है, दैट्स व्हाई। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एक रिलेशन में हैं, अगर लड़के आपके साथ हैं और लड़की भी आपके साथ है, मतलब आप एक नॉर्मल बॉन्ड में हैं, तो होता क्या है ना कि इंसान, आप जब मोहब्बत थोपने लगिएगा ना, जब मोहब्बत थोपने लगिएगा और उस इंसान को ये एहसास हो जाएगा कि ये मोहब्बत नहीं कुछ और है, तो फिर वो लड़का हो या लड़की आपको छोड़ देगा। सिंपल सी बात है। तो मैं ये परिस्थितियों पे निर्भर करता है कि परिस्थिति क्या है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो प्यार करते हैं वो तो हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं। फिर भी ऑलमोस्ट कौन ज्यादा धोखा देता है? ज्यादातर लड़के धोखा देते हैं। हाँ, लड़के धोखा। लेकिन हाँ, एक चीज है, अगर लड़के मोहब्बत निभाने पे आ जाए, लड़के अगर प्यार निभाने पे आ जाए, तो फिर उसकी तरह प्यार लड़कियां कर ही नहीं सकती है। और फिर भी कह रही है कि लड़के धोखा देते हैं, क्योंकि मेरे केस में ये हुआ है। अभी लड़का को पकड़ेंगे तो बोलेंगे तो 20 गो बात आपको बोलेगा कि नेहा ने हमको धोखा दिया। देखिए, वो बोलेंगे, मैं इस बात के लिए बिल्कुल कैसे मान ले कि आप सही हैं? मैं बता रही हूँ, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं कर रही हूँ कि लड़के वो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे कि हाँ लड़कियाँ नहीं धोखा देती है। ऑलमोस्ट लड़कियाँ धोखा देती होंगी या देती हैं, मैंने नहीं दिया, मुझे इतना पता है। होता क्या है ना कि आप जिस लड़के से प्यार कर रहे हैं वो लड़का क्या है, और आप उस चीज़ों को कैसे आगे बढ़ा रही हैं। लड़कियां इस चीज़ को थोड़ा सा सोचने समझने में गड़बड़ करती हैं, उनको बाद में रियलाइज़ होता है। तो आप उस चीज़ को निभाइए ना, आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं? आप उस समय उस वक्त तो नहीं सोच के आए थे ना। लेकिन एक चीज़ है, अगर लड़कियां प्यार निभाने पर आ जाए तो लड़कियां भी पूरे दिल से उसका सम्मान करती है और प्यार निभाती हैं। ऐसा नहीं है, लड़के भी जब प्यार निभाने पे आ जाए तो करते हैं। परिस्थितियाँ मैटर करती है कि कौन किसको छोड़ना चाह रहे हैं। लोग बराबर है, मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि लड़के धोखा दे रहे हैं या लड़कियाँ धोखा दे रही है। ज़्यादा कम का यहाँ बात ही नहीं है। बात ये है ना कि आपको उस रिश्ते को संभालना कितना आता है। अच्छा, ये बताइए, चलिए आपका मानना है कि परिस्थिति के हिसाब से वो निर्भर करता है कौन धोखा देता है। आपको लड़का ने धोखा दिया तो फिर आप जो है कि अभी भी उस लड़के से उतना ही प्यार करती हैं? नहीं, उतना प्यार तो नहीं, थोड़ा सा प्यार है। अब खत्म हो गया। तो अभी आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, आगे क्या चलेगा? आगे का सीन फिलहाल तो मैंने कुछ सोचा नहीं है। फिलहाल तो नहीं, प्यार तो एक दो ही बार होता है, एक ही बार होता है, एक दो ही बार क्या होता है, प्यार तो एक ही बार होता है। लेकिन होता क्या है ना कि अगर आप एक मोहब्बत एक बार होती है, ये मानना पड़ेगा। ये दुनिया में कोई भी कितना भी कहते कि प्यार दोबारा हो जाती है, नहीं, प्यार एक बार होती है। ये मैं होगी, मुझे भी दूसरी मोहब्बत, ये भी मेरी दूसरी मोहब्बत थी। बट होता क्या है ना कि आप मान लो कि ठीक है, आप कह रहे हो कि मुझे दोबारा प्यार हो गया। एक्चुअली वो आपका प्यार होगा, लेकिन वो प्यार तब तक प्यार नहीं होगा जब तक आप उस रिलेशन में 2 साल, 1 साल, 1.5 साल नहीं गुजारे होंगे। फिलहाल जब मान लीजिए कि 1.5 साल होने से पहले आप किसी के साथ रिलेशन में आपने बोल दिया कि हाँ मुझे प्यार हो गया यार, नहीं, वो आपका अट्रैक्शन है, आप इस चीज़ को मानिए। अट्रैक्शन क्या प्यार है? जो आजकल बच्चे जो है कि प्यार करते हैं और रिलेशनशिप बनाते हैं, ये प्यार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अट्रैक्शन क्या है ना,
आपको मैंने देखा या मुझे किसी ने देखा, उसको मैं अच्छी लगी तो वो अट्रैक्शन हो गया, बातें हुई, अच्छी हमारी बॉन्ड बनी, वो अट्रैक्शन है, बातें भी हुई। लेकिन वो अट्रैक्शन, सपोज कि उसने मेरे को प्रपोज कर दिया और हम आगे बढ़ गए रिलेशन में, तो वो भी अब तक वो अट्रैक्शन ही है, वो प्यार नहीं है। वो जब तक उस रिश्ते में 1.5 साल 2 साल आप गुजार नहीं लेते हैं, तब तक किसी रिश्ते को नहीं कहना चाहिए कि वो रिश्ता आपका है। ये चीज़ मैं मानती हूँ। हाँ, हालांकि 10 साल 20 साल 15 साल के रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं। मैंने अपने आंखों के सामने देखा है। मेरी कितनी सारी फ्रेंड या कितने सारे दोस्त ऐसे हैं जो जिनके 10 साल का रिलेशन, 12 साल का रिलेशन ख़त्म हो गया। ठीक है, वो कभी कभी ऐसा होता है, लोग अंडरस्टैंडिंग करके भी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी रिश्तों को ख़त्म करते हैं, लेकिन वो मोहब्बत हमेशा रहेगी। बहुत अच्छी बात है। कुछ और लाइनें सुनाइए ताकि वीडियो को अब समाप्त किया जाए। 2-4 और शायरी थोड़ा जल्दी जल्दी सुना दीजिए, जो आपको पसंद हो, कुछ जो भी आपको याद आ रहा हो। सुनाती हूँ कि एक शेर है मेरा कि याद तो नहीं है, मेरे को याद तो नहीं आ रही है, मैं एक बार देख के बता सुनाऊँ। बिल्कुल देख लीजिए ना। देखिए क्या होता है कि कहानियाँ जब लोग लिखते हैं ना, तो ज़रूर उस दौर से लोग शायद गुजरे रहते हैं, गुजरने के बाद ही लिखा जाता है। एग्जैक्टली ये चीज़ है। एक जिम्मेदारी पे शेर है मेरा, नॉर्मल सा ख्याल है, बट लोगों को, मैंने इसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करा तो लोगों को काफ़ी पसंद आया। अच्छे खासे शायर ने मेरे को मतलब एज अ बोले कि काफ़ी अच्छा आप लिखते हो, तो मेरे को लगा कि नहीं, मेरी लिखावट है अच्छी और मेरे को कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ है अच्छी। तो लेकिन फिर भी पब्लिक का तो डिमांड होता है ना, जब तक लोगों को पसंद नहीं आए तब तक तो आप कुछ भी कर लो, बेकार ही है। तो उस पर एक जिम्मेदारी पे एक शेर है कि जो जिम्मेदारियों के बोझ में पले होते हैं, गौर फरमाइएगा, कि जो जिम्मेदारियों के बोझ में पले होते हैं, अच्छा, वो ताउम्र गहरे जख्मों के तले होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जो जिम्मेदारियों के बोझ में पले होते हैं, वो ताउम्र गहरे जख्मों के तले होते हैं। न पूछना उनसे उनके दर्द के बारे, न पूछना उनसे उनके दर्द के बारे, उनके दर्द के बारे, उनके फर्ज उनके जख्मों से भी बड़े होते हैं। क्या बात है, सच बात है। देखिए सुना जाए तो लाइनें इतनी ज़्यादा है कि शायद समय कम पड़ जाएगा, वक्त कम पड़ जाएगा। हालांकि जब कलम उठाती है तो शायद सैकड़ों एक बार में लाइनें लिखी जा सकती है, ये कहीं ना कहीं मानना है। बाकी जो है कि आगे चल कर के आपका क्या स्कोप रहेगा, क्या चाहती हैं, कैसे आपका क्या रहेगा? समाज सेवा, दुनिया से मोहब्बत, दुनिया का मोहब्बत पाना और दुनिया को मोहब्बत देना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। ये मेरे जीवन का उद्देश्य, चाहे 1000 लोग मुझे धोखा देके चले जाए, डजंट मैटर। मुझे कोई, मेरे ईश्वर मेरे साथ है, तो फिर कोई किसी बात की कोई डर नहीं है। चलिए, तो ये हमारे साथ नेहा शाह जी थी, जो कि पटना में रह करके लाइनें लिखती हैं, शायरी लिखती हैं और जॉब भी करती हैं, फैमिली को भी देखती हैं। सब कुछ जो है कि इतनी छोटी सी उम्र में अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेकर के चलना बहुत ही टफ होता है। और समाज सेवा आजकल के ज़माने में कौन चाहता है, फिर भी जितने लोग हैं वो कर ही रहे हैं। बाकी जो है कि नेहा जी की लाइनें आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं आई, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा और पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।